नमस्ते बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2 दिन से मैं आपके सामने रूबरू नहीं था। यानी अपना जो वीडियो था बेटा वो रूबरू नहीं था। तो इसके पीछे रीजन ये था बेटा कि मैं किसी कारणवश कहीं बाहर गया हुआ था। तो जो पहले के जो वीडियो अपलोड थे यानी पुराने जो वीडियो थे बेटा उन्हीं को मैंने शेयर किया था। अगर आपको उनके अंदर कोई भी अगर बेटा समस्या आती हो, किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं या फिर अपना बेटा जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर आप अपनी समस्या को डालिए। आपकी जो भी समस्या होगी बेटा उसका मैं समाधान करने के लिए तैयार हूं। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। और प्रश्नावली 2.2 जो है बेटा वो गुणनखंड से रिलेटेड है, यानी गुणनखंडों के बारे में प्रश्नावली है। तो उसमें अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो बेटा देखो, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमको भाजकता के जो नियम है बेटा वो याद होने चाहिए। और भाजकता के अगर नियम मालूम होंगे हमें तो कोई सा भी क्वेश्चन हो बेटा उसे हम आसानी से कर देंगे। तो भाजकता के जो नियम होंगे वो आपको जो नोट्स है बेटा उनके माध्यम से आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूंगा, सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हमको काम करना है। रही बात बेटा भाजकता के नियम की, तो आपको भाजकता के जो नियम है बेटा वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। और अगर किसी भी प्रकार की अगर फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटा आपका कि अभाज्य गुणनखंड या फिर कोई भी एक संख्या देगा और उस संख्या का आपसे गुणनखंड करवाया जाएगा। कोई से भी बेटा एक संख्या होगी और उस संख्या का आपसे क्या करवाया जाएगा, गुणनखंड करवाया जाएगा। जैसे कोई भी संख्या गुणनखंड के माध्यम से गुणनफल करवा लिया जाएगा। तो उसमें आपको कोई सी भी एक संख्या दी हुई होगी बेटा, और वो संख्या जैसे हम एग्जांपल के तौर पे मानते हैं 468। ये एक संख्या है बेटा और आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में संख्या होगी और संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है बेटा, व्यक्त करना है, लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं उसमें सबसे पहले छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। और छोटी संख्या का भाग बेटा हम 2 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? 2 से। अगर बेटा संख्या के अंदर 2 का भाग जाता है तो हम उसमें 2 का भाग लगाएंगे। अगर 2 का भाग नहीं जाता है तो हम नेक्स्ट आगे की संख्या लेंगे, जैसे 3 का नंबर आएगा। अगर बेटा 3 का भाग नहीं जाता है, देखो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीके से भाजकता के नियम बताता हूं। यहां पर 2 से भाजकता के नियम की हम बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? 2 से भाजकता के नियम की। तो 2 से भाजकता का नियम होगा बेटा, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये आता है किसी भी संख्या का बेटा, अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से अगर मिलता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 2 से पूर्ण तरीके से विभाजित होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, 3 का नियम आता है। किसका आता है? 3 का नियम। कोई सी भी एक संख्या आपको मिलेगी और उस संख्या को क्या दिया होगा, यानी कि उस संख्या में आपको 3 से जैसे भाग करवाया जाए कि इसमें 3 का भाग लगाइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया है बेटा, भाजकता के नियम बनाए गए हैं और उनके माध्यम से हमको संख्या को देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर 3 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 6 का जाएगा, 7 का जाएगा। तो 3 से भाजकता का नियम कहता है बेटा कि कोई सी भी संख्या मान लो, जैसे हम यहां पर संख्या मानते हैं बेटा, यहां पर हमने संख्या ली है 245। कितना लिया है बेटा? 245। एक संख्या हमने 245 ली है। इसमें बेटा हमको भाग किसका लगाना है? 3 का लगाना है। बड़े ध्यान से समझना, 3 का नियम, 7 का नियम और 9 का नियम और 8 का नियम, इनको ध्यान से समझना। अब यहां पर बेटा भाजकता का नियम तो ये कहता है कि 3 का, कि वह संख्या यानी कोई सी भी संख्या हमको मिलेगी उसके अंकों का सबसे पहले हमको क्या करना है? योग करना है बेटा। क्या करना है? योग। जैसे हम इनका योग करते हैं 2, 4 और 5।
योग करने पर जो योगफल जो आता है बेटा वो किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से। जो योगफल हमको प्राप्त होता है, यहां पर देखो 5 और 4 कितना हो गया? 9 और 2 11। बताओ 11 3 के पहाड़े में आता है क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बेटा 11 तो हो गया, इसमें 2 और ऐड कर देते हैं हम। यहां पर 2 को ऐड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 और 4 9 और 2 11 और 2 13। लेकिन बेटा 2 को ऐड करने से 13 हो गया, यहां पर ऐड करते हैं हम कितना? 1, यानी कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12। और बताओ 12 3 से विभाजित होगा? होगा बेटा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि दी हुई संख्या के अंकों का जो योगफल हमको प्राप्त होता है, उन योगफल के अंदर हमको भाग किसका लगाना है बेटा? 3 का लगाना है। अगर वो 3 से विभाजित होता है, अगर वो 3 से विभाजित होता है बेटा, तो जो संख्या हमारे पास में बनती है, हमने ओनली फॉर इसके योगफल के अंदर भाग दिया है। योगफल हमारे पास में 12 हुआ है, 12 में हमने भाग दिया, 3 का पूरी बार चला गया। इस योगफल में भाग जाने के बावजूद हम बेटा ये कह सकते हैं, कंफर्म बता सकते हैं कि जो हमारे पास में संख्या है, जो हमारे पास में संख्या है वो भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। 3 का नियम ये कहता है बेटा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, कि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल में अगर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसकी? 4 की। किसकी बात करते हैं? 4 की। तो 4 से भाजकता का नियम ये कहता है बेटा कि अंतिम 2 अंकों में, कितने अंकों में बेटा? 2। अंतिम 2 अंक, जैसे 512 हमने लिया, कोई संख्या है 512। 4 से भाजकता का नियम यह कहता है कि अंतिम 2 अंकों के अंदर अगर 4 का भाग चला जाता है तो वह पूरी जो संख्या है बेटा वो भी किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। कंफर्म करते हैं। अंतिम 2 अंक बेटा 12 है, 12 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। अब हमको कंफर्म क्या करना है? इसके अंदर 512 के अंदर 4 का भाग जाता है या नहीं जाता है? 4 का भाग लगाते हैं बेटा, कितनी बार जाएगा? 1 बार। शेष क्या बच गया? 1। 4 दूनी 8 बेटा, शेष कितना बच गया? 3। और 8 चौक 32, कितनी बार गया बेटा? 128 बार। कितने बार गया? 128 बार। तो 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंकों में कोई सी भी संख्या हो, उसके अंतिम 2 अंकों में भाग लगा के चेक करना है। अगर उसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाता है तो बेटा जो संख्या होगी हमारी, उसके अंदर भी कितनी बड़ी संख्या हो, उसके अंदर भी 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा। 5 का नियम बिल्कुल शॉर्ट है बेटा, इकाई का 0 और 5 होगा तो उसी के अंदर 5 का भाग जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम किसकी? 6 की। किसकी बात करते हैं? 6 का नियम ये कहता है बेटा कि जिस संख्या के अंदर, यानी कोई सी भी संख्या हो, उसके अंदर 2 का भी और 3 का भी, 2 का और 3 का अगर भाग जाता है बेटा, 2 का भी जाना चाहिए और किसका जाना चाहिए? 3 का। यानी कोई सी भी संख्या हो उसके अंदर 2 का और 3 का दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर दोनों का भाग चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि एक में 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा, दोनों का जाना चाहिए, यानी 2 का भी और 3 का भी। अगर दोनों का भाग जाता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? जैसे ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन ये है बेटा कि हम 6 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 3 होता है। कितना होता है? 2 गुणा 3। और वह संख्या जिसके अंदर 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसके अंदर 6 का भी भाग चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम किसकी? 7 की। किसकी बात करेंगे? 7 की। और 7 का नियम बड़ा ही ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि 7 का नियम बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है। 7 का नियम ये कहता है बेटा कि कोई सी भी संख्या हो, कोई सी भी संख्या, मान लेते हैं 784 है, एक मान लेते हैं 343 है, कोई सी भी संख्या हो बेटा, उसका जो इकाई अंक है, क्या है? इकाई का अंक जो है उसका क्या करते जाओ? 2 गुना। इकाई के अंक का क्या करो बेटा? 2 गुना। क्या करो? 2 गुना। इसका दुगुना करेंगे कितना होगा? 4 गुना 2 करो बेटा, 8 होगा। दुगना करते जाओ, शेष बची हुई जो हमने ले लिया बेटा उसको भूल जाना है, इसको भूल गए बिल्कुल। बचा क्या हमारे पास में? 78। संख्या कितनी थी? 784 थी, 4 का हमने दुगना कर दिया बेटा, इकाई अंक का दुगना करते जाओ और शेष बची हुई संख्या में से क्या करते जाओ? घटाते जाओ। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि यहाँ पे 4 था, शेष क्या बच गया हमारे पास में बेटा? 78 बच गया। दुगना करने पर क्या हुआ था? 8। तो इसको घटाना है, 78 में से 8 घटाएंगे बेटा, कितना आएगा शेष पर? 70। कितना बचेगा? 70।
अब बताओ 7 का भाग 70 के अंदर जाता है क्या? जाता है। हमारा नियम तो ये कहता है बेटा कि दी हुई संख्या के इकाई अंक का दुगना करते जाओ, शेष बची हुई संख्या में से घटाते जाओ, और ऐसा तब तक करना है जब तक वह संख्या 7 के गुणज में। बेटा इसको दो तरीके से बोल सकते हैं हम, या तो 7 का गुणज होना चाहिए या फिर 70 के बराबर या 70 से कम होनी चाहिए। 70 के यानी 7 के गुणज में हो, या फिर 70 के बराबर हो, या फिर 70 से कम होना चाहिए, तब जाके पीछा छोड़ना है। क्योंकि कंफर्म ही तब हो पाएगा बेटा क्योंकि हम 7 का पहाड़ा कहां तक चलता है? 70 तक, यानी कि ओनली फॉर 7 के 10 गुणज ही होते हैं। तो यहां पर हमने नियम सीखा है। नियम ये कहता है कि दी हुई संख्या के इकाई अंक का तो दोगुना करते जाओ बेटा, और शेष बची हुई में से क्या करते जाओ? घटाते जाओ। ऐसा तब तक करो जब तक वह संख्या या तो 7 का गुणज होनी चाहिए या फिर 70 से कम होनी चाहिए। बेटा हम ऐसा करते जाएंगे, हो सकता है 7 का गुणज नहीं हो। अगर 7 का गुणज नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस संख्या के अंदर 7 का भाग भी नहीं जाएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 343। इकाई अंक का दुगना किया बेटा, 3 का दुगना करेंगे 6 होगा। 34 में से हमको कितना कम करना है? 6। हमारे पास में शेष कितना बचेगा? 28। बताओ 28 के अंदर 7 का भाग जाता है क्या? पूरी बार जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम किसकी? 8 की। सॉरी, मैंने आपको 4 के नियम में एक बात और नहीं बताई बेटा, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 4 के नियम में अंतिम 2 अंकों में तो भाग लगाना है, लेकिन कोई सी भी संख्या हो बेटा अगर उसके अंत में 2 जीरो आ जाए, कितनी जीरो आ जाए? अगर 2 जीरो आ जाती है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी? 4 से। अब बात करते हैं किसकी? 8 की। तो 4 का बेटा और 8 का बिल्कुल सेम सा ही है, एक अंक का फर्क है। हमने 4 के जो नियम था उसके अंदर इकाई की तरफ से 2 अंकों में, यानी बोले तो अंतिम 2 अंकों में भाग लगाया था, लेकिन 8 में बेटा क्या करना है? अंतिम 3 अंकों में भाग लगाना है। कोई सी भी संख्या ले लेते हैं हम, 8512, इसके अंतिम 3 अंकों में भाग लगाना है बेटा। अगर 8 का भाग अंतिम 3 अंकों में चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूरी बार विभाजित होगी। अगर बेटा किसी भी संख्या के अंत में अगर 3 बार जीरो आ जाए, कितनी बार आ जाए? 3 बार। अगर 3 बार जीरो दिखाई देती है तो बेटा वो संख्या भी किससे विभाजित होगी? 8 से पूरी बार विभाजित होगी। बेटा 9 का नियम भी सेम ऐसा ही है, ऐसा 3 का जैसा। 3 का और 9 का दोनों सेम है। 3 में भी यही था कि अंकों का योगफल करते जाओ, और 9 का भी यही है बेटा कि दी हुई संख्या के अंकों का क्या करते जाओ? योगफल करते जाओ। और ऐसा तब तक करो कि 9 से विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। किससे विभाजित हो? 9 से। योगफल किया, जैसे हम कोई संख्या लेते हैं बेटा, कोई सी भी संख्या हमने लिया, जैसे 99 ले लिया या फिर 999। आप कहोगे सर इसके अंदर तो डायरेक्ट भाग चला जाएगा। कोई बात नहीं, एग्जांपल के तौर पे समझो। यहां पर क्या करना है बेटा? मैंने ये कहा कि योगफल करते जाओ, योगफल करो। कितना होगा? 9 3 27। बताओ 27 9 के पहाड़ी में आता है। आपको क्या करना है कि जो संख्या मिलेगी उसके अंदर भाग लगाना, उसका योगफल करना है। योगफल करने के बावजूद जो योगफल जो प्राप्त होता है बेटा उसके अंदर हमको सिर्फ भाग किसका देना है? 9 का देना है। अगर उस योगफल के अंदर 9 का भाग पूरी बार जाता है तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। लास्ट नंबर आता है बेटा किसका? 10 का। और 10 का नियम क्या होगा कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इकाई का अंक 0 होगा तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी बेटा? 10 से विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा टॉपिक पे। मैंने आपको नियम समझा दिए हैं, नोट्स के अंदर इसकी जो भी डेफिनेशन है बेटा मेरे अकॉर्डिंग जो बनाई हुई है वो आपको कंप्लीट मिल जाएगी, आप वहां से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बड़े शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं बेटा, 468 है। हमको इस तरीके से परफॉर्मा बनाना है इसके अंदर। ठीक है, गुणनखंड करते समय ऐसा ही परफॉर्मा बनेगा बेटा। और ऐसा परफॉर्मा बनाने के बावजूद सबसे पहले भाजकता का नियम याद करना बेटा। अगर आपको भाजकता के नियम मालूम होंगे तो कोई सी भी संख्या हो आप आंख मीच के उसको हल कर दोगे।
लेकिन भाजकता के नियम मालूम होना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड तभी जाके हल होता है जब भाजकता के नियम हमको मालूम होते हैं बेटा। अगर भाजकता के नियम आपको मालूम होंगे, संख्या कोई सी भी हो, आप आसान तरीके से उसका हल कर दोगे, क्योंकि आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर किस संख्या का भाग जा रहा है। यहां पर आपको साफ दिखाई दे रहा है बेटा, किसका भाग जाएगा? 2 का। क्यों जाएगा? क्योंकि मैंने नियम बता दिया आपको कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से अगर मिल जाता है तो 2 से पूरी बार क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। 8 मिल गया बेटा यहाँ पर, और 8 मिल गया तो 2 से विभाजित होगी। सबसे पहले एक काम करना, छोटी संख्या का भाग लगाते हैं, अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो उससे अगली वाली उठाते हैं। 2 का भाग लगाएंगे बेटा, कितनी बार जाएगा? 4 के अंदर। एक एक अंक में देना है, ऐसा मत करना है कि पूरी संख्या में एक साथ देते हो, नहीं, एक एक अंक में। 4 के अंदर लगाओ सबसे पहले 2 का भाग, कितनी बार जाएगा? 2 बार। आगे 6 में लगाओ बेटा, कितनी बार जाएगा? 3 बार। आगे 8 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 4 बार। हो गया काम हमारा। अब देखो इकाई का क्या आ गया? 4, फिर 2 का जाएगा, 2 का भाग लगाओ जल्दी। 2 का भाग 2 में कितनी बार? 1 बार। 3 में कितनी बार जाएगा बेटा? 1 बार। लेकिन 1 शेष बचेगा ना, आगे कितना हो गया? 14। कितना हो गया बेटा? 14 हो गया। और 14 के अंदर कितनी बार जाएगा बताओ? 7 बार जाएगा। बताओ जल्दी बताओ, 117 के अंदर किसका भाग जाएगा? किसका भाग जाएगा बेटा? जल्दी बताओ, 117 के अंदर किसका भाग जाएगा? यहां पर देखो, 7, 1, 8, 1, 9, 9 हो गया। बताओ 9 3 से डिवाइड होता है? होता है। तो सबसे पहले किसका भाग लगाएंगे हम? 3 का, क्योंकि बेटा इकाई का 0, 2, 4, 4 में से मिल रहा है क्या? नहीं है ना, तो 7 आ गया। हमको 2 से आगे बढ़ना है, 3 का नियम लगाना है, अंकों का योग करो, योगफल में अगर 3 का भाग पूरी बार जाता है तो संख्या भी किससे विभाजित होगी बेटा? 3 से पूरी बार विभाजित होगी। लगाओ 3 का भाग, 3 तिया 9, शेष कितना बच गया बेटा? 2 शेष बच गया, 27 हो गया। 27 में कितनी बार जाएगा बताओ? कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 3 12 हो गया बेटा। बताओ 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना, तो जाएगा तो 3 का लगाते जाओ। 3 एकम 3, 3 तिया 9। बताओ बेटा 3 रे कितना हो गया? 4। 4 के पहाड़े में आता है 13? नहीं आता है। 5 का नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 13 का पहाड़ा 13, यानी कि 13 का भाग 13 में ही जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है बेटा? गुणनखंड करना है। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन ने कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो बेटा जो हमारे पास में जो गुणनखंड आए हैं उनको गुणनफल के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 इस तरीके से हमको लिखना है। और ऐसा करने के बावजूद बेटा इनका आपस में गुणा करना। अगर गुणा 468 बन जाता है बेटा, कितना बन जाता है? 468। कितना? 468 अगर बन जाता है सेम, तो हमारा जो गुणनखंड था बेटा वो क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और नेक्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। पहले क्वेश्चन के अंदर इसी तरीके से आपको करना है, शेष बचे हुए क्वेश्चन आप ही को करना है। अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम बेटा किसकी बात करेंगे? अगले नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का महत्तम समापवर्तक, जिसे हम बोलेंगे एचसीएफ। क्या बोलेंगे बेटा? एचसीएफ बोलेंगे। महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को बोलेंगे बेटा महत्तम समावर्तक। लेकिन ये सब आप जानते हो। चलो ठीक है बेटा, इतनी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो जो है वो अपलोड होने में काफी टाइम ले लेता है। आपके टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो नहीं डल पाता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। तो आप ऐसा नहीं समझे कि सर फास्ट कर रहे हैं, नहीं। आपको जो नोट्स है बेटा उसके अंदर पूरा एकदम बढ़िया तरीके से मिलेगा, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकालना है बेटा। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों निकालना है। ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होगा? पूर्णांकों का गुणनफल। क्या होगा बेटा? पूर्णांकों का गुणनफल।
सबसे पहले हमको संख्या मिलेगी, संख्या का क्या करना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले ये काम करना है। तो संख्या हमारे पास में जैसे हम लेते हैं 96 और 404, कितना लिया बेटा, 96 और 404। जल्दी से इसका क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ और एलसीएम। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले बेटा एलसीएम निकालो, क्योंकि एलसीएम तो एक साथ निकलता है। क्या होता है, एक साथ। देखो 96 और 404, 96 का निकालते हैं सबसे पहले बेटा, 2 का भाग जाएगा, 2 4 8, 2 8 16, बेटा 2 का जाएगा 24, बेटा 2 का जाएगा 12, बेटा 2 का जाएगा 6, और फिर 2 का जाएगा 3, और फिर 3 का जाएगा 1। यहाँ पर 404 का लगाते हैं बेटा हम, 404 में 2 का जाएगा 202, फिर बेटा 2 का जाएगा 101। अब बताओ किसका जाएगा, 101 का, किसी का नहीं जाएगा, 101 का ही जाएगा। बेटा साइड में लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 96 का जो गुणनखंड हमारे पास में आया है, 2 की घात, हम देखो इसको शॉर्टकट लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 की घात कितनी है बेटा, 5 लिख सकते हैं। तो 2 की घात 5 गुणा, यहाँ पर 3 एक बार है बेटा, तो 3 को लिख दिया। 404 का हमको लिखना है, तो 2 की घात 2 गुणा 101। बेटा हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और एलसीएम किस तरीके से निकलेगा बेटा, एक बात को ध्यान से समझना, कि जो संख्या हमारे पास में है और जो हमने गुणनफल निकाला है बेटा, उन दोनों में देखना है कि कौन सी संख्या की सबसे बड़ी घात है। यहाँ पर 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 5 है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा, 1 ही है। और 101 की सबसे बड़ी घात क्या है, 1 ही है। तो हमको इनको एग्जिट ऐसे हमेशा ध्यान रखना कि जो संख्या होती है उसकी सबसे बड़ी वाली घात लेना है। जो संख्या हमको दिखाई दे रही है बेटा सामने, उसकी सबसे बड़ी घात लेना है, हमारा एलसीएम हो जाएगा। 2 की घात 2 भी है, यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि 2 की घात 2 भी आ रहा है, इसको नहीं लेना। इसकी सबसे बड़ी घात देखो बेटा, 2 की घात 5 है, तो 2 की घात 5 को लिया। बताओ 3 की घात सबसे बड़ी क्या है, 1 ही तो है, तो हम 3 को एग्जिट ऐसे कैसे लिख देंगे, गुणा 101 की बड़ी घात क्या है बेटा, 1 ही है, तो 101 को एग्जिट ऐसे कैसे लिख दिया। हमारा एलसीएम हो गया 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 3 की घात 1 गुणा 101। तो बेटा इनका क्या करना है, हमको गुणनफल करना है, और गुणनफल करने पर हमको प्राप्त होगा बेटा 96। ठीक है, ये तो क्या हो गया, हमको गुणनफल प्राप्त हो गया। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन अभी तो एचसीएफ और निकालना है ना, एचसीएफ निकालो बेटा। एचसीएफ हमेशा ध्यान रखना, जो कॉमन आता है उसी को लिखना है, जो कॉमन आता है उसी को लिखना है, और यानी सबसे छोटी घात लेना है। बताओ यहाँ पर 2 की घात 5 है और 2 की घात 2 है। ठीक है, आगे चलते, यहाँ पर 3 है, यहाँ कोई 3 है क्या, नहीं है, तो इसको नहीं लेना बेटा। यहाँ पर 101 का ऊपर वाले में है कि 101 नहीं है। यहाँ 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात क्या है, 2। तो जो समान दिख रहा है ना, उसकी सबसे छोटी घात लेना है। 2 की घात 2 और 2 की घात 5 में से सबसे छोटी लेना है बेटा, जो दिख रहा है हमको 2 की घात 2 को लेना है, तो यानी कितना हो जाएगा, 4। एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल, तो यहां पर होगा बेटा 96 गुणा 4, क्योंकि हमारे पास में एलसीएम कितना आया है, 9696, और हमारे पास में एचसीएफ कितना है बेटा, 4। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम, एचसीएफ की जगह 4 हो गया, एलसीएम की जगह 9696 हो गया। बराबर करना है बेटा पूर्णांकों का गुणनफल, और पूर्णांक क्या होंगे, जो हमारे पास में जो संख्या दी हुई थी जिसका हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला था, वो क्या होगा, उसका पूर्णांक होगा। तो हमें क्या करना है, उनको आपस में गुणा करना है, 96 गुणा 404, और बेटा दोनों का गुणनफल करने पर दोनों का गुणनफल हमको प्राप्त होगा 38,784। सेम एग्जिट ऐसे का ऐसे हमको मिलेगा 38,784, दोनों का बराबर मिलेगा बेटा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 की। ठीक है, आज इसी को बड़े ध्यान से समझो। हमारे पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दोनों ज्ञात करने हैं। हमने ज्ञात कर लिए बेटा, यहां पर देखो
सबसे पहले हमें दोनों संख्या, हमारे पास में कोई सी भी संख्या मिलेगी उन दोनों का अलग अलग, बेटा हमेशा ध्यान रखना, जो महत्तम समापवर्तक होता है वो तो अलग अलग निकलता है। क्या होता है? अलग अलग निकलता है। तो हमको एचसीएफ भी अलग अलग निकालना है, एलसीएम तो हम उन दोनों में से मैच करके भी निकाल लेंगे। हमने एचसीएफ निकाल लिया बेटा, तो 96 का एचसीएफ हो गया 2 की घात 5 गुना 3, 404 का हो गया 2 की घात 2 गुना 101। अब बेटा हमको बात क्या करनी है? एलसीएम की। तो एलसीएम निकालते समय हमेशा ध्यान रखना कि जो संख्या हमारे पास में है, जिसका हमने गुणनखंड निकाला है यानी महत्तम समापवर्तक निकाला है, यहां पर देखो 96, इसका 2 की घात 5 गुना 3 है। तो जो हमने गुणनखंड निकाला है ना बेटा, उसमें सबसे बड़ी घात लेना है, जो हमको दिख रहा है उसकी सबसे बड़ी घात लेना है। 2 की घात 5 भी दिख रहा है, 3 की घात 1 भी दिख रहा है, 2 की घात 2 भी दिख रहा है, 101 की घात 1 भी दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा? जो दिख रहा है उसकी सबसे बड़ी घात लेना है। तो सबसे बड़ी घात बताओ, 2 की घात क्या है? 5 है ना। अब इस 2 की घात 2 को कैंसिल कर दो, इसको लेना ही नहीं है। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है बेटा? 1 है, तो 3 का 3 लेना है। 101 की बड़ी घात क्या है? 1 ही तो है, तो 101 को लेना है। लिया हमने, गुणा किया तो 9696 हो गया। अब बात किसकी करनी है बेटा? एचसीएफ की बात करनी है। और एचसीएफ किस तरीके से निकालोगे कि जो संख्या हमको दिख रही है उस संख्या के अंदर देखना है बेटा कि सेम क्या लग रहा है हमको, समान, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्या दिखाई दे रहा है। तो एग्जैक्ट सेम हमको यहां पर दिखाई दे रहा है बेटा 2। क्या दिखाई दे रहा है? 2। और 2 की भी सबसे छोटी घात लेना है, सबसे छोटी घात बताओ क्या है? 2 की घात 2 है ना। इसको देखो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं यहां पर, या समझो इसको 96 का हम लिख सकते हैं बेटा 2 की घात 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि कितनी बार है? 5 बार है, तो इसको मैंने कितनी बार लिख दिया? 5 बार। 1 2 3 4 5, 404 का है बेटा, 404 बराबर 2 गुना 2 गुना 101, इस तरीके से है ना। तो हमने एलसीएम निकाला बेटा, तो एलसीएम निकालते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं ना उसको लेना है। 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, तो 5 बार ही लेना है। 3 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, तो 1 बार ही लेना है। 101 सबसे ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है बेटा? 1 बार ही आ रहा है, तो 1 बार ही लिया हमने। और एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम लेते समय जो सबसे ज्यादा आता है उसी को लेना है। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, 3 गुना 101, गुना किया बेटा 96 आया, 9696 आया। लेकिन बात किसकी करते हैं हम? एचसीएफ की। और एचसीएफ निकालते समय हमेशा ध्यान रखना कि जो कॉमन दिख रहा है, जो समान दिख रहा है उसी को लेना है। बताओ 3 है क्या नीचे? नहीं है ना, 3 कैंसिल हो गया। 101 है क्या ऊपर? नहीं है, कैंसिल हो गया। 2, ये 2 समान हो गया। फिर आगे 2 मिल रहा है क्या? 2, और यहां भी 2 लिख दिया हमने। आगे बताओ ये 3 बार रह गया ना, ये 3 कितने बार रह गया? 3 बार। लेकिन हमारे पास में और कोई है क्या? नहीं है। हमको जो जितनी बार मिल रहा है समान उतनी बार ही लिखना है। तो एचसीएफ कितना हो गया बेटा? 4 हो गया। क्वेश्चन कह रहा था एलसीएम गुणा एचसीएफ दोनों के हमने 38,784 हुआ, दोनों का बराबर आ गया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है बेटा? हल करना है। और अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।